Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about New Education Policy 2020. ये वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरे का पूरा आइडिया आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके प्रेजेंटेशन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनालिसिस बाय माई सेल्फ सुनील कुमार जाधव, प्रिंसिपल सीसी शाह सार्वजनिक इंग्लिश हाई स्कूल सूरत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया है वो अबाउट 66 पेजेस का है जिसके अंदर बहुत सारी समरी दी हुई है। उसके बेस के ऊपर मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है और मुझे जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपके लिए प्रेजेंटेशन के साथ बनाया है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज पब्लिश्ड इन 1968। 1968 के अंदर पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी जब ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय पे ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर आई थी। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर आई थी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी थे, और उसको 1992 के अंदर अपडेट किया गया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह सर जी थे। और ये जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ना करके थोड़े बहुत ही अपडेट किए गए थे, इसीलिए सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को 1986/1992 बोला जाता है। इसको पूरी की पूरी नई पॉलिसी ना बनाते हुए सिर्फ थोड़े बहुत अपडेट इस पॉलिसी के अंदर किए गए थे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 1986/1992। आपने ऐसा देखा होगा, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986/1992। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मैट्रिक लेवल का एजुकेशन था और सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 10+2 वाला एजुकेशन था जो आज तक चल रहा है। उसके बाद में करीबन 34 इयर्स के बाद में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 2020 पब्लिश हुई है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020 to 23 एकेडमिक ईयर्स, और या तो उससे पहले मतलब कि 2021 नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर भी ये पब्लिश हो सकती है। चांसेस आर देयर, बट वी कैन से एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड मोस्टली फ्रॉम 2022 to 23। इसके बैकग्राउंड के बारे में और ज्यादा जानते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर जब वो इलेक्शन हुआ था तो मैनिफेस्टो के अंदर था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, और इसी के अंतर्गत 2015 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यन एंड द टीम ऑफ 5 मेंबर्स वर वर्क ऑन मेकिंग दिस पॉलिसी। उन्होंने इस पॉलिसी बनाने के ऊपर वर्क किया और अपना ड्राफ्ट जो है वो 2016 के अंदर स्मृति ईरानी जी तब MHRD मिनिस्टर थे उनको सौंपा। इसके ऊपर विचारणा हुई, बहुत सारे मनोमंथन हुए, और इसके बाद में किसी कारणवश इस पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। तभी उसके बाद में 2016-2017 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और 9 मेंबर्स की टीम, उसमें मेंबर्स थोड़े बहुत प्लस माइनस हुए, और ये जो पूरी पॉलिसी बनी इसके अंदर 2016-17 से लेके 2019 तक अलग अलग कस्बे, छोटे छोटे इंटीरियर विलेजेस है, ग्राम पंचायत है, हर जगह से सजेशन लिए गए, हर जगह को कवर किया गया जिससे आइडिया आए कि कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। और ये सब करने के बाद इन्होंने, दैट इज द कमिटी ऑफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उन्होंने अपना ड्राफ्ट मई 2019 के अंदर MHRD डिपार्टमेंट को दिया। MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको दिया, और इस ड्राफ्ट को एजुकेशन वेबसाइट जिसे हम बोलते हैं MHRD.gov.in उसके ऊपर पब्लिश किया गया और लोगों की राय मांगी गई, अपने ओपिनियन मांगे गए, और अबाउट 1,25,000 लोगों ने उसके अंदर अपने सजेशन दिए।
और ये जो एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बना उसके अंदर ये सारे सजेशंस को भी मोस्टली इनकलकेट किया गया। और ये सब करने के बाद इस ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 के अंदर कैबिनेट में पास कर दिया गया। और जब ये पास हो गया तो अभी हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एस्टैब्लिश होगी एज पर माय एनालिसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनईपी 2020। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो है एमएचआरडी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसको चेंज करके उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अगर आप mhrd.gov.in की वेबसाइट देखोगे तो उसके ऊपर अभी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा पढ़ाई देगा, तो आप पढ़ सकते हो कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। 5+3+3+4 इंस्टेड ऑफ 10+2। पहले हमने जो भी व्यूअर्स है मोस्टली कि जो 1986 पॉलिसी के अंतर्गत आया है और आज तक के सब 10+2 के सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, उसमें बहुत बड़े बदलाव हो गए। जो 5+3+3+4 पॉलिसी बनाई गई है, ये क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चेंज इन असेसमेंट सिस्टम में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए, जिसके अकॉर्डिंगली पहले टीचर्स ही इवेल्यूशन करते थे, अभी पीयर ग्रुप भी इवेल्यूशन करेगा। मतलब कि क्लास में अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 29 बच्चे एक बच्चे का इवेल्यूशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों को पता है कि ये जो मेरे फ्रेंड्स है वो भी मेरा असेसमेंट करने वाले हैं, तो उनके साथ उनके रिलेशनशिप भी सुधरेगी और इस हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव चेंज है। चेंज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर चेंज आएगा। बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की वैसी ही रहेगी, बट साल में 2 बार ली जाएगी, मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम कर दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना है। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि जिसके अंदर जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट जो स्ट्रीम थी उसको खत्म कर दिया गया है। इंक्रीजेस इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इन एजुकेशन मोस्टली अप टिल क्लास 5। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बच्चा क्लास 5 प्रिफरेबली क्लास 8 तक, ग्रेड 8 तक अपनी मातृभाषा है तो रीजनल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन को ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जो आवकारदायक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एट द हायर एजुकेशन के अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा, कैसे होगा उसको डिटेल में हम समझेंगे। HECI विल टेक प्लेस ऑफ यूजीसी, इसको भी हम डिटेल के अंदर बाद में सीखेंगे। CEE that is common entrance examination will be conducted by NTA, National Testing Agency, for centralized admission across the country. These are the major point of the NEP 2020. अब हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5+3+3+4 फॉर्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर और ये जो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस किया है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 10+2 को खत्म कर दिया गया। 10+2 में क्या था कि एज 6 का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और 16 ईयर तक वो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ता था, और फिर 16 to 18 के अंदर वो क्लास 12 मतलब 11 and 12 करता था। तो दिस इज 10+2। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम देके के वो 11 में जाता था, 11-12 करके 10+2 सिस्टम में से बाहर निकलता था। और राज्य सरकार जो है वो इसी ड्यूरेशन में बच्चों के ऊपर निगरानी रखती थी। 10+2 मतलब कि बच्चे 10+2 पास आउट करें। यहाँ पे ये जो नीचे का लेवल था जो मोस्टली प्राइवेट स्कूल के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, वो नहीं था। प्राइवेट स्कूल में है बट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं था, जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात किया तो उसमें हमने बात की कि 10+2 को खत्म कर दिया गया और ये नया सिस्टम आया है जिसके अंदर 5 इयर्स जो अर्लियर चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है उसको इसमें ध्यान में लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलप इन द चाइल्ड अमॉन्ग्स दिस एज, दैट इज अप टू 6 इयर्स ऑफ एज। तो उसको खास तौर पे इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इनकलकेट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो है ये स्टेज मतलब कि 3+2 टोटल 5 इयर्स, हमने बात की 5+3+3+4 फॉर्मूला, उसमें ये 5 इयर्स क्या है तो जिसके अंदर 3 इयर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका जो है जिसमें एज 3 to 6 के बच्चे पढ़ते हैं वो, और क्लास 1 and 2 जिसमें 2 इयर्स मतलब 3+2 जिसमें एज ग्रुप ऑफ 6 to 8 के बच्चे हो गए, उसको फाउंडेशनल स्टेज के फॉर्म में इंक्लूड किया गया। दूसरा जो स्टेज है उसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, जिसमें
3 इयर्स का होगा, मतलब क्लास 3 to 5। यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज में देखा कि क्लास 1 और 2 आ गया, तो यहाँ पे 3, 4 एंड 5 होगा, जिसमें एज ग्रुप 8 to 11 है, और उसको हम बोले कि प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद में बच्चा जाएगा क्लास 6 और 6 to 8 के अंदर, ये स्टेज में रहेगा, दैट इज 5+3+3। इसमें 11 to 14 ईयर के बच्चे होंगे और इस स्टेज को मिडिल स्टेज बोला जाएगा। और उसके बाद में 8 पास आउट करने के बाद बच्चा जाएगा सेकेंडरी स्टेज में, जिसमें 9 to 12 वो कंप्लीट करेगा, जिसमें एज ग्रुप होगा 14 to 18। सो दिस इज द फॉर्मूला 5+3+3+4 इंस्टेड ऑफ 10+2। अभी ये जो फॉर्मूला है पूरा फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, उसको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर एज ग्रुप 3 to 6 के बच्चे होंगे, जिसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिकाएं होगी। नॉर्मली इन प्राइवेट स्कूल दिस इज इम्प्लीमेंटेड लाइक नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, बट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं था, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ये एक बड़ा मेजर चेंज है, जिसमें ये बच्चे 3 साल तक यहाँ पे रहेंगे। अभी नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे अगर फर्स्ट में जब जाते हैं तो हमने नॉर्मली देखा है कि बच्चा रोता हुआ जाता है और माँ बाप उसको वहां पे रख के आते हैं। तो इस स्टेज में वो जो स्कूल का फियर है उसको खत्म करने के लिए ये फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है, जिसके अंदर बच्चा वहां पे क्या किया जाएगा, तो स्कूल के अंदर ही बच्चे को वो सारे खेल कूद प्रोवाइड किए जाएंगे। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे बच्चा वहां पे एंजॉय करके अपने फ्रेंड के साथ खेलता रहे और खेलते खेलते सीखे। मतलब यहाँ पे सीखने पे कम भार दिया गया बट खेलने पे ज्यादा, जिससे क्या होगा, उनका जो अट्रैक्शन है स्कूल के प्रति वो बना रहेगा। वैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि बच्चे घर जाना क्यों पसंद करते हैं, भाग जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो घर जाके खेलते हैं। तो वहां पे स्कूल में उनको खिलाया जाएगा तो बच्चा एंथुसियास्टिकली स्कूल में जाने के लिए रेडी होगा। तो ये हुआ एज ग्रुप 3 to 6, जिसको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या तो बाल वाटिका। गवर्नमेंट में भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि यहाँ पे खेलते खेलते न्यूमेरिकल कुछ सीखेगा, कुछ लैंग्वेज सीखेगा, ऐसे करते 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 वो कब 3 साल कंप्लीट कर लिया उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो क्लास 1 और 2 में चला जाएगा, जो एज ग्रुप 6 to 8 के अंदर आते हैं, जिसके 2 साल है। ये 3 साल प्लस 2 years, so that is total equal to 5 years। 3 + 2 = 5। तो बच्चा 6 to 8 एज में आ जाएगा। ये 3 साल कब कंप्लीट कर लिया उसको पता भी नहीं चलेगा, और क्लास 1 में आ जाएगा। वो क्लास 1 और 2 भी एक्टिविटी प्लस लर्निंग के साथ वो खत्म कर लेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात है, नो एग्जामिनेशन। इसमें एग्जामिनेशन ही नहीं है, तो बच्चे को कोई फियर जैसा रहेगा ही नहीं, और ये 5 साल वो बहुत अच्छे से पास कर लेगा और स्कूल के अंदर आना हैबिचुअल हो जाएगा, उसको स्कूल आना पसंद पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बहुत बेस्ट चेंजेस है। मैक्सिमम डेवलपमेंट जो ये एज में होता है वो भी कवर किया गया है। इसके साथ में बच्चे को जो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स है जैसे खेल कूद और वो सब चीजों को भी इसमें कवर किया जाएगा। अभी जो बड़ी बात है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके अंतर्गत टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के अंदर के आजकल के जो टीचर्स हैं वो या तो 10+2 या अबोव पढ़े हुए या उससे भी कम है। तो इस कंडीशन में ये क्रिटिसाइज्म हो रहा है कि भाई ये ऐसे जो टीचर्स है जो बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसमें ट्रेन ही नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। 10+2 या तो उसके अबोव जो पढ़े हुए टीचर्स है उनको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा, और दूसरे जो टीचर्स है कि जो इससे भी कम पढ़े हुए हैं उसको ECCE के अंतर्गत, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम कराया जाएगा, जिसमें बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, ये एज ग्रुप के बच्चों को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंगली उनको आइडिया दिया जाएगा, जिससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से स्कूल में जाना पसंद करेंगे। तो ये हुआ हमारा 5+3+3+4 का पहले 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज। अभी हम जाते हैं दूसरे स्टेज के अंदर, जिसमें प्रिपरेटरी स्टेज के जो 3 साल का है 5+3, जिसमें एज ग्रुप है 8 to 11 और क्लास है 3 to 5। अभी इसमें क्या चेंजेस है, एक्टिविटीज प्लस स्टडी। बच्चे को नॉर्मली एक्टिविटी के साथ सीखना बहुत अच्छा लगता है, और अगर एक्टिविटी के साथ में सीखा होगा तो वो लॉन्ग लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो उसी तरीके से उनको सिखाया जाएगा, जिसके अंदर एक लैंग्वेज भी ऐड की जाएगी जो नॉर्मली उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा उसके अंदर, और लैंग्वेज के ऊपर उनकी पकड़ आ जाएगी। एग्जामिनेशन अभी ये क्लासेस से स्टार्ट होगी 3 to 5 के अंदर। अभी बड़ा एक क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि मातृभाषा है तो रीजनल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन को दिया जाएगा, बट अगर आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो ये खास लाइन है, आप देख सकते हो एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में, wherever possible the medium of instruction until at least grade 5,
but preferably till grade 8 and beyond will be home language, mother tongue, local language or the regional language. यहाँ पे जो बहुत बड़ा भार दिया गया है वो है wherever possible. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉसिबल है तो आपको सॉरी एजुकेशन होम लैंग्वेज या तो मदर टंग के अंदर या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के अंदर देना है. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्सन नहीं रखा गया है कि आपको इसी में उसको देना है. वेरेवर पॉसिबल. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आजकल ऑलरेडी इंग्लिश में अपना इंस्ट्रक्शन मीडियम दे रही है वो उसके ऊपर कोई इसकी बड़ी इफेक्ट नहीं होने वाली. तो ये एक चीज आप जान लीजिए. वेरेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 but preferably up till 8 beyond will be home language, mother tongue, local language or the regional language. but यहाँ पे एक चीज होगी और हम सब जानते हैं कि बच्चे अपनी मदर टंग के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. ये एज के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं. बट उनको जब दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जैसे इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज के जो उनकी मदर टंग नहीं है उसमें पढ़ाया जाए तो वो लैंग्वेज सीखे या जो सीखने की चीजें वो सीखे तो उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दिस इज द बेस्ट चेंज इन इट. बट स्टिल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का कोई एंड नहीं होने वाला क्योंकि इसमें कंपल्सन नहीं है. ये ऐसी एक पॉलिसी है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके अपने अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वेरेवर पॉसिबल. और एक चीज है कि जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे जब आगे जाएंगे और कंप्यूटर और वो सारे जो लैंग्वेजेस है वो सारे इंग्लिश में आते हैं उस टाइम पे वो बच्चों को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा जबकि जो मदर टंग में पढ़े हुए वो बच्चों को थोड़ा कम बेनिफिट उस टाइम पे मिलेगा. बट ऐसा नहीं है. नॉर्मली मदर टंग में पढ़े हुए बच्चे भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस इंग्लिश के अंदर भी दे सकते हैं. यहाँ पे मैकुले की मैककलर की जो पॉलिसी थी जिसमें इंग्लिश को ज्यादा प्राविधान दिया गया था उसको खत्म किया गया. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चेंज. आगे बढ़ते हैं मिडिल स्टेज. ये हुआ 5+3 प्लस ये होगा 3 जिसके अंदर एज ग्रुप है 11 to 14 और क्लास आते हैं 6 to 8. इसमें जो बड़े बदलाव है उसमें है वोकेशनल कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस. अभी ये क्या है वोकेशनल कोर्सेज? मतलब जिसमें आप कुछ अर्न कर सकते हो ऐसे कोर्सेज. जैसे मान लीजिए इंटीरियर विलेजेस के अंदर जो बच्चा है वो नॉर्मली 6 to 8 के अंदर पढ़ना छोड़ के इनकम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं. तो अपने उसके माँ बाप बोलते हैं कि आप ये छोड़ के फार्मिंग या तो फिशरीज या ऐसे जो भी चीजें है वो स्टार्ट कर दीजिए. तो ये वोकेशनल कोर्सेज में उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? मान लीजिए ऐसे जो इंटीरियर विलेजेस है जहाँ पे ज्यादा फार्मिंग होती है तो वहां पे फार्मिंग का कोर्स भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा जिससे माँ बाप उनको बोलेंगे कि आप जाइए और ये फार्मिंग सीखिए जिससे हमारे फार्मिंग के अंदर हमारे एग्रीकल्चर में थोड़ा बेनिफिट हो. उसी तरीके से बच्चा फिशरीज भी सीख सकता है और 10 to 15 डेज का जो हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल तालीम वो भी वो वहां पे जाके ले सकता है. वैसे सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग है या कुछ डेकोरेटिव मटेरियल मेकिंग और ऑल दिस वोकेशनल कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस. तो जिससे सिटी के बच्चों को भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट आएगा और बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे. तो ये एक बेनिफिट होगा क्लास 6 to 8 के अंदर. और दूसरी एक चीज है कि क्लास 6 to 8 के अंदर कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. छोटे बच्चे एक्चुअली कोडिंग क्या होती है? तो कोडिंग इज अ फ्लो चार्ट. जैसे ये एक लॉजिकल थिंकिंग है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज बट इट्स अ लॉजिकल थिंकिंग. तो जिससे बच्चे अच्छी अच्छी एप्स बना सकते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो मास्टर हो जाएगा बट यहाँ से एटलीस्ट वो स्टार्ट करेगा. और ऐसे जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर के अंदर ज्यादा अच्छे हैं तो वो अपनी ऐप भी बना सकते हैं खुद की जिससे बेनिफिट उनको फ्यूचर में होगा. जैसे हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो 19 एज के अंदर उन्होंने वो फेसबुक के फाउंडर थे और उन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया था और बहुत सारी अच्छी अर्निंग की है. तो ऐसे बिगिनिंग स्टेज के अंदर जब उनको कोडिंग सिखाई जाए और अगर उनको इंटरेस्ट एक बार आ गया तो वो उसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट चेंज. कंप्यूटर नॉलेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑलरेडी हो रहा है और उसको और अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाएगा. वोकेशनल कोर्सेज में फैशन डिजाइनिंग है या सिटी लेवल के अंदर ऐसे जो कोर्सेज है उनको भी मेन कोर्स के साथ ग्रेडिंग दी जाएगी. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट के बच्चे अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके अंदर वो ग्रेडिंग भी ले सकते हैं इक्वल टू देयर ओन सब्जेक्ट लाइक मैथ साइंस इंग्लिश एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट. तो यही एक प्लस पॉइंट इसके अंदर है. और यहाँ पे एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड की जाएगी जिससे बच्चे वो लैंग्वेज भी सीखेंगे. नेक्स्ट है वो है 4
दैट इज 3+3 हो 5+3+3 हो गए। अभी ये जो है 4 इयर्स जिसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर एज ग्रुप के बच्चे हो गए 14 to 18, क्लासेस हो गए 9 to 12। इसमें है नो हार्ड सेपरेशन। हार्ड सेपरेशन मतलब क्या? यहाँ पे हार्ड सेपरेशन खत्म कर दिया गया। इसका मतलब कि बच्चों को कोई साइंस आर्ट्स या ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं दी जाएगी। बच्चे 9th स्टैंडर्ड से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसको हार्ड सेपरेशन नहीं है। मान लीजिए कि बच्चे को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट रखने हैं। साइंस में नॉर्मली इसमें ग्रुप दिया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनको चूज करना होता है। इसमें ये खत्म हो गया, मतलब बायो और मैथ्स दोनों भी रख सकते हैं, उसके साथ में केमिस्ट्री रख सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखना है, बट उसको फिजिक्स और बायो या मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे हिस्ट्री ले सकता है या ज्योग्राफी ले सकता है। उसके साथ में मान लीजिए कि उसको तीसरा सब्जेक्ट अकाउंट पसंद है, तो वो भी वो ले सकता है। तो वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो स्ट्रीम है उसको खत्म कर दिया जाएगा और बच्चे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। बट इसमें मान लीजिए, मुझे जहां तक लगता है कि एक पुल बनाया जाएगा जिसमें से बच्चे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली कोई सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो एरियाज है उसके अकॉर्डिंगली वो स्कूल्स के अंदर ये सब्जेक्ट को दिया जाएगा। और दूसरी एक चीज है कि 10-12 स्कूलों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड होंगे, तो बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली वो स्कूल में जाके वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। नो स्ट्रीम सिलेक्शन। जैसे मैंने बताया कि बच्चा एक साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है, एक कॉमर्स का, एक आर्ट्स का, तो यहाँ पे स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्शन पॉसिबल, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की है, वो उसमें पॉसिबल है। 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर। साल में 2 बार ली जाएगी, तो उससे उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। जैसे बच्चे ने एक बार एग्जाम दी और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसके पास और एक चांस होगा कि वो अपने रिजल्ट को सुधार सके। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस। इसमें बहुत सारों के माइंड में ऐसा है कि क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी, पर मित्रों यहाँ पे एग्जाम खत्म नहीं होगी, बट उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया जाएगा। और 10th और 12th की बोर्ड के एग्जाम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो 2 बार एग्जाम दे पाएंगे। जैसे JEE के अंदर अभी होता है, वैसे ही वो 2 बार एग्जाम दे पाएंगे, तो अपने स्कोर को वो सुधार सकते हैं। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वही उनकी बोर्ड एग्जाम के अंदर काउंट होगा। स्टैंडर्ड और बेसिक ऑप्शन सब सब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, बट उसको मैथ्स रखना है क्योंकि आगे उसको मैथ्स की जरूरत है, बट उसको इतने स्टैंडर्ड मैथ्स की जरूरत नहीं है, मतलब हार्ड मैथ्स की जरूरत नहीं है, तो बेसिक मैथ्स ऑप्शन रख के वो आगे पढ़ सकता है, जिससे उसको फ्यूचर में ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, बट थोड़े बहुत मैथ्स, बेसिक मैथ्स की जरूरत है, तो वो अपना ये सब्जेक्ट रख सकता है। उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड और बेसिक प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी से लग रहा है। Co-curricular and vocational subjects will be treated as the same level. Vocational subject या co-curricular activity जैसे स्पोर्ट्स है, उनको भी एक सब्जेक्ट के फॉर्म में माना जाएगा, और जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, आर्ट्स है, उसके साथ साथ में ये सब्जेक्ट का भी ग्रेडिंग होगा, जिससे बच्चे को एक सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो अपनी ओन चॉइस का वो ले सकता है। तो दीज आर द बेस्ट चेंजेस इन दिस द सेकेंड स्टेज, दैट इज 5+3+3+4 फॉर्मूला। आई हैव एक्सप्लेन टू यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होने वाला है? सीईई। सीईई मतलब क्या? कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए फॉर द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर आजकल अगर हम देखें तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग एग्जाम ली जाती है। ये जो सीईई है, इसके अंतर्गत कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम को कंडक्ट करेगी। जिससे क्या होगा कि अगर एक बच्चे को एक ही एग्जाम देनी है और वो एग्जाम के अंदर जो स्कोर है वो गवर्नमेंट सारी यूनिवर्सिटीज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो उस स्कोर को मान्य रखेगी। आपको मान लीजिए आप गुजरात के अंदर एग्जाम दे रहे हो, बट आपको एग्जाम आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अभी ये एक ही एग्जाम से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, मीन्स इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये शायद नहीं मान्य होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस अपनी खुद की एग्जाम, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो अपनी खुद की एग्जाम लेती है, जिससे उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, तो वो अपने रेवेन्यू को शायद ना छोड़े और उसके अकॉर्डिंगली, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एनटीए का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर वैलिड होगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चेंज कि एक ही बार बच्चा एग्जाम देगा और सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो एडमिशन के लिए उसको खुला मैदान मिलेगा। दूसरा है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस ऑफ यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हटा के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इससे क्या होगा कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसके अंदर
जो यूनिवर्सिटी खुद अपने अपने डिसीजन लेती थी, उसकी जगह पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वो सारे के सारे मॉनिटरिंग करेगी। तो उससे ये हायर एजुकेशन के अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बट ये जो है HECI, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। बाकी सारे के अंदर, बाकी सारी एजुकेशन इसके अंदर आ जाएंगे। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ये सबसे बेस्ट चेंजेस है, जिसमें मान लीजिए कि 1 साल करने के बाद किसी एक बच्चे को किसी कारण से उसको एजुकेशन छोड़ना पड़ रहा है, तो वो छोड़ के 3 साल के बाद उसकी परिस्थिति अच्छी होगी तो वो वापस एजुकेशन के अंदर एंट्री ले सकता है। मतलब एंट्री एंड एग्जिट। कभी यहाँ पे मान लीजिए 2 साल करने के बाद उसको कोई और कोर्स करने की इच्छा हुई, उसने 2 साल के बाद एग्जिट ले लिया, बट उसके बाद में तुरंत उसको वो जो कोर्स है 2 साल का दूसरा कोर्स था वो खत्म करने के बाद उसको वापस एंट्री लेनी है, तो दैट इज पॉसिबल। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के अंदर ही ये आ जाता है, इसीलिए मैं इसको इनकलकेट कर रहा हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर उसके क्रेडिट स्कोर जमा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 ईयर का कोर्स है और उसने बच्चे ने 40 क्रेडिट का कोर्स है, 4 ईयर का 40 क्रेडिट मतलब 10 क्रेडिट पर ईयर। तो उसके अकॉर्डिंगली 2 साल जिस बच्चे ने क्लियर किए हुए एग्जाम, तो अगर वो 2 साल के बाद एग्जिट लेता है तो उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट मतलब कि एकेडमिक बैंक के अंदर 20 क्रेडिट हो गए। तो जब वो वापस एंट्री लेता है तो उसको सिर्फ 20 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी, जिसमें वो अपना क्रेडिट स्कोर रखेगा और वापस आके वो वहीं से क्रेडिट, उतने क्रेडिट लेके वो 3rd ईयर में सीधा उसको एडमिशन मिलेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जैसे हमने बात की नो हार्ड सेपरेशन, तो यहाँ पे जो कॉलेजेस है जैसे साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, वो खत्म हो जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें बच्चा अपनी चॉइसेस के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ऐसे कॉलेजेस भी होगी और ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होगी। अभी तो ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कहीं पे आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों हो सकते हैं कॉलेजेस, बट बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं है कि तीनों कॉलेजेस एक ही कैंपस में आपको एक ही कॉलेज में मिल जाए। तो 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट के जिसके अंदर ऐसे स्ट्रीम ना होके बच्चे अपनी चॉइसेस के सब्जेक्ट पढ़ सके, ऐसे एवरी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 कॉलेज और इंस्टीट्यूट बनाया जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो है वो 2035 तक बनाने का टारगेट है, क्योंकि इट्स अ कॉन्क्रीट पॉलिसी, एक बड़ी सी पॉलिसी है। तो ऐसा नहीं है कि आज पॉलिसी बनी और कल से ये चेंजेस हो जाएगी, इट विल टेक टाइम। इसका टारगेट है 2040 तक ये सारे टारगेट को कंप्लीट करना है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट को, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट को वो पढ़ सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की ऑलरेडी हमने बात की हुई है। अभी जो बेस्ट चेंजेस है हायर एजुकेशन में ये ऐसे है, जिसमें ग्रेजुएशन की हमने बात की कि पहले अगर मान लीजिए कि 1 साल कंप्लीट करने के बाद कोई अगर अपने कोर्स को छोड़ देता था तो क्या होता था, अगर वो किसी जॉब के लिए जाता है तो 1 ईयर कंसिडर नहीं होता, तो उसको बोलेगा कि भाई ये तू जो डिग्री लेके आया उसमें चना खा ले भाई, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज खत्म हो जाएगी। 1 ईयर कंप्लीट करके अगर वो बच्चे ने ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो भी उसको एटलीस्ट डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब कि सर्टिफिकेट इन अ डिग्री, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट माना जाएगा। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वैसा उसको ये एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसको फ्यूचर में वो फायदा होगा। मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट किया हुआ है, ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया गया है, तो बच्चा उसको बेनिफिट ले सकता है। और किसी नौकरी के अंदर अगर उसको जाना है तो वो कह सकता है कि मैंने 2 इयर्स का डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसको वहां पे वो चांसेस हो गए। 3 इयर्स कंप्लीशन अगर करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। अभी ये 3 और 4 साल की डिग्री है जिसमें 3 इयर्स कंप्लीशन में डिग्री मिलेगा और 4 इयर्स कंप्लीशन के अंदर डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। हमें माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यूपीएससी है या बैंकिंग एग्जाम है, उसमें कौन सी डिग्री वैलिड होगी, 3 इयर्स या 4 इयर्स? तो उसमें 3 इयर्स की डिग्री मान्य मानी जाएगी। अभी कोई बच्चा मान लीजिए कि वो छोड़ देता है 3 इयर्स के बाद में अपनी एग्जाम की, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और बाद में उसको लगता है कि भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 1 ईयर और 2 इयर्स का कोर्सेज रहेगा। जिसने 4 इयर्स रिसर्च डिग्री कंप्लीट की है, मतलब 4 इयर्स के अंदर जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जिसको और ज्यादा इंटरेस्ट है वो 4 इयर्स रिसर्च डिग्री लेगा। तो वो बच्चा जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो उसके लिए वो कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का सिर्फ 1 ही साल होगा, जबकि
3 इयर्स की जिसने डिग्री की है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो उसके लिए वो 2 साल का होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो 3+2 दैट इज 5 इयर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, या तो ये सिस्टम में जाए तो 4 ईयर प्लस 1 ईयर के अंदर ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएगा। अभी ये 4 ईयर कंप्लीशन का क्या राज है, मतलब कि ये क्यों? तो अगर हम देखें तो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज है, तो उसके अंदर 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होते हैं और हमारे इंडिया में 3 इयर्स का था। तो बच्चे को बाहर जाके फॉरेन में जाके और 1 ईयर पढ़ना था, 1 या 2 साल, और उसके बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता था। तो अब जब हमारा ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो जाएगा तो बच्चा सीधा वहां जाके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है, तो उसका उतने पढ़ाई के जो पैसे हैं वो बचेंगे और उसको वो भी एक बेनिफिट होगा। अगर उसको अब्रॉड में स्टडी करना है तो ये 4 इयर्स के बाद में सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएगा, और उसको 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। इसका मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या होता है कि जो पूरा का पूरा लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ होते हैं उसमें वो रिसर्च करता है और अपनी थीसिस रखता है। तो वही चीज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा तो उसको वो 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में कम हो जाएगा। और एक चीज है कि नो मोर एमफिल डिग्री, एमफिल डिग्री को खत्म कर दिया गया है। एमफिल इज अ डिग्री, जैसे हमारे जैसे जो भारत जैसे विकासशील देश है जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट मतलब कि पीएचडी के बीच में एक डिग्री एमफिल जैसी रखी गई थी, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, जिसको अभी खत्म कर दिया गया है। अभी जो एमफिल के अंदर एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए वो कंटिन्यू रहेगा, बट अभी नेक्स्ट जो लेने वाले हैं उनको ये एमफिल डिग्री खत्म कर दी है। मतलब मान लीजिए कि आप अगर एमफिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना टारगेट बदल के पीएचडी के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ये मेरा आपको सुझाव है। और एक जो बेस्ट चेंजेस है कि इंडिया के अंदर बेस्ट 50 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की जो बेस्ट 50 यूनिवर्सिटीज है उनको अपनी ब्रांच ऑफिस खोलने की परमिशन दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोलेगी और सारे के सारे कोर्सेज जो बाहर उनको पढ़ाया जाता है वहां पे कैम्ब्रिज लंदन के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वही इंडिया में पढ़ाया जाएगा, और जब इंडिया में पढ़ाया जाएगा तो उसको डिग्री वहीं की मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है बट वहां पे जाने आने का जो एयर टिकट है वो फ्लाइंग खर्चा है, या वहां पे अगर उसको यूरो में या पाउंड के अंदर वो खर्चा करना पड़ेगा, तो इंडिया में रहते हुए वो कम रेवेन्यू खर्च करके वही डिग्री इंडिया में बैठे बैठे ले सकता है। तो ये एक बेस्ट चेंजेस है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो ये यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांचेस यहाँ पे खोलेगी तो ऐसा नहीं वहां से टीचर्स लेके आएगी, यहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है उनको वो रिक्रूट करेगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के बेस्ट टीचर है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी सैलरी के साथ वो काम कर सकते हैं ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और उनका अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो वो वहां पे भी जाके काम करेगी, यहाँ वर्क करेगी। तो जिससे क्या होगा कि वो यूनिवर्सिटीज के जो बेस्ट लेवल्स है वैसे बेस्ट लेवल्स यहाँ पे भी क्रिएट हो पाएंगे। तो ये बेस्ट चेंजेस है हायर एजुकेशन के अंदर। आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि जो 5+3+3+4 की जो स्कूलिंग एजुकेशन थी उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया, और यहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले उसकी भी बात की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी। ये पेपर के ऊपर तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से होता है वो देखना है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से 100% होगा तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हायर एजुकेशन के अंदर भी आएंगे। अभी हम टारगेट की बात करते हैं तो 100% लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025 तक 100% लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब न्यूमेरिकल स्किल और लिटरेसी की स्किल प्राइमरी लेवल के अंदर 2025 तक 100% लिटरेसी रेशियो ले जाना है। जो आज 90 पॉइंट समथिंग है उसको 100% 2025 तक करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। मतलब कंट्री के अंदर हर एक बच्चा एटलीस्ट प्राइमरी लेवल 2025 तक कंप्लीट करेगा, उसका इंश्योर किया जाएगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी स्कूल मस्ट बी 100% टिल 2035। आज की बात करें तो हायर ग्रेड जैसे 11 और 12 के अंदर 56.5 है, और अगर हम सेकेंडरी लेवल 9 और 10 की बात करें तो उसका रेशियो है 70.3 और समथिंग 70 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब कि 30% जैसे बच्चे जो है वो 10 के बाद में सॉरी 8 के बाद में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जबकि 11 और 12 के अंदर सिर्फ 56.5 बच्चे एडमिशन लेके कंप्लीट करते हैं तो बाकी के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप आउट रेशियो को कम कर दिया जाएगा
और एटलीस्ट खत्म ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी स्कूल अप टिल 11 and 12 विल बी 100% टिल 2035। मतलब 2035 के बाद हम बोल सकेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे हैं, वो एटलीस्ट उन्होंने 11-12 तो कंप्लीट किया ही है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन विल मेक इट मस्ट बी 50% टिल 2035। आज का जो करंट रेशियो है वो 26.3% है कॉलेज डिग्री के अंदर, जिसको डबल कर दिया जाए, ऑलमोस्ट डबल, 26.3 का 50%। 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कर दिया जाएगा। और ये बेस्ट चेंजेस है, बट इसके लिए क्या होगा कि 26.30 का डबल, इसका मतलब यहाँ पे कॉलेजेस को भी ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनानी है तो और ज्यादा हमें इसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। 30:1 टीचर रेशियो, 6% ऑफ द जीडीपी मस्ट बी स्पेंड फॉर द एजुकेशन। ये पहले से ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बट आज तक 6% जीडीपी का यूज एजुकेशन में नहीं हुआ है, इसीलिए कहा गया है 6% ऑफ जीडीपी मस्ट बी स्पेंड फॉर द एजुकेशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो 6% जीडीपी है उसको एजुकेशन के अंदर स्पेंड करने का प्राविधान इसमें रखा गया है। अगर ये होता है तो दिस इज द बेस्ट चेंज। तो अगर ये सारी चीजों को इनकलकेट करके अगर एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो आई एम श्योर दैट के दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी अमंग द वर्ल्ड एंड वी आर कंट्री विल बी द हाईली डेवलप्ड कंट्री अमंग द वर्ल्ड। तो यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है कि आप भी इस एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बनिए और इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बेस्ट चेंजेस हम करके हमारे इंडिया को हायर लेवल तक हम ले जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके सिर्फ हाईलाइट है, इसके अंदर जो भी चेंजेस आते जाएंगे उसको मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या बेस्ट लगा, मेरी 3 क्वालिटीज क्या है, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया आए और मैं उस फीडबैक के आधार पे मेरे जो लेक्चर्स है उसके अंदर सुधार कर पाऊँ। आई होप यू लाइक, आपको अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं इसको और अपने बाकी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स है जिसके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो हम इससे दूर कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।